फाइनली ये प्रोजेक्ट का सेशन है और वीक नंबर 9 चल रहा है अब। और वीक नंबर 9 की बजाय मेरे ख्याल से ये वीक नंबर नेक्स्ट 10 पे भी पहुंच चुका है सेशन। तो दूसरा ये है कि आज हम जो है एनालिसिस हमने लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट वीक में पेपर हुए हैं और लास्ट वीक से पहले जो है हम एनालिसिस में हमने गैंट चार्ट को डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट चार्टर को डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान को भी डिस्कस किया था। और उसके बाद एक वीक के बाद कुछ बच्चों के इश्यूज भी चल रहे थे। वो मीनवाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्यूरीज को रिजॉल्व किया था, इंडिविजुअली भी जिन्होंने पूछा था उनको भी रिजॉल्व किया था। बॉयज और फीमेल्स ग्रुप पे दोनों पे वॉइस क्यूरीज मौजूद है। और वकार ने भी और जीआर ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन उन टॉपिक के हवाले से मांगी थी, तो वो मैंने वॉइस नोट पे शेयर कर दी थी और काफ़ी लोगों ने उसको अप्लाई करके उससे पॉजिटिव फीडबैक भी दिया होगा और जमा भी करा दिया। अच्छा जी, अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जो गैंट चार्ट है वो प्लानिंग जब आप पूरे प्रोजेक्ट की करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की, नॉट फॉर P1, फॉर P2 भी, और आपके पास टाइम लाइन है, फेजेस हैं, आपके पास, आपको पता है कि मॉडल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी आप प्लानिंग जब करते हैं और आपको यही पता है कि P1 में हमने किस किस टाइम में किस किस जो आपके पास वीक वाइज है हमने क्या क्या काम करना है। और उसके अलावा भी आप अपनी कुछ एक्टिविटीज जो हैं जो फेज वाइज है, लाइक इंसेप्शन एलैबोरेशन जो फेज वाइज है, वो आप उसमें अपनी एक्टिविटीज भी गैंट चार्ट में डाल सकते हैं। ये कोई रोक टोक नहीं है कि जनाब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते और अपनी डेडलाइन नहीं बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे उसको डॉक्यूमेंट्स को प्लान करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि आप जो दोनों ग्रुप मेंबर्स हैं पहले रफ वर्क हमेशा किया करें हर चीज़ के लिए बनाने के लिए। तो अब दोनों ग्रुप मेंबर जो बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ डिफाइन करें। कुछ तो एक्टिविटीज़ मैंने बता दी थी कि इंसेप्शन में ये काम करना है, एलैबोरेशन में, मगर सिर्फ वही वर्क वे डाउन जो वर्क है प्रोजेक्ट का वो नहीं है। उसके अलावा भी आप अपनी डेडलाइन एक्टिविटीज़ कुछ क्लाइंट्स के साथ कुछ अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं और उनको आप कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि गैंट चार्ट में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ अपनी गैंट चार्ट में डाल दें और उसमें वर्किंग डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क वो भी रखना है, फिर हु इज गोइंग टू कंप्लीट दैट टास्क वो भी रखना है, फिर दोनों अगर मिलके कर रहे हैं, कोई एक डेडलाइन को कर रहा है फिनिश कर रहा है तो उसका नाम, अगर दोनों ग्रुप मेंबर्स उस चीज टास्क को कर रहे हैं तो दोनों के नाम है। प्लस डिपेंडेंसीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डिपेंडेंसीज है कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है। हमने डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ी भी थी एग्जांपल्स के साथ कि कुछ टास्क स्टार्ट टू स्टार्ट हो जाती हैं, यानी ऐसी टास्क कि एक टास्क भी स्टार्ट होगी है तो बी भी उसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ टास्क ऐसी होती है जिसमें आपको यू हैव टू वेट टिल अनटिल एंड अनलेस दैट टास्क इज नॉट बीन कंप्लीटेड यू कैन नॉट स्टार्ट द बी टास्क। ठीक है, वो होती है फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसी कि ए टास्क फिनिश होगी तो दूसरी बी स्टार्ट हो जाएगी। ये डिपेंडेंसी हमने 4 तरह की पढ़ी थी, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश और फिनिश टू फिनिश। तो उन डिपेंडेंसीज को भी मद्देनजर रखते हुए कुछ आप एक्टिविटीज को फिनिश टू स्टार्ट रख सकते हैं, जो उस ये तुक्के मार के नहीं रखना, जो दूसरा डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि जब तक SRS कंप्लीट ना हो जाए आप कोई नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मगर उसके अलावा कुछ बेशुमार ऐसी एक्टिविटी हैं कि जो स्टार्ट टू स्टार्ट पे भी आप काम कर सकते हैं कुछ। तो ये आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटी किस डिपेंडेंसीज के मुताबिक चल रही है और उसको आपने उसको अप्लाई करना है गैंट चार्ट। और ना सिर्फ अप्लाई करना है, आपने जो रियलिस्टिक शेड्यूल बनाए हुए हैं उसके मुताबिक भी आपने अपनी एक्टिविटीज को लेके चलना है। ये नहीं है कि वीक में ख्वारिश साहब की क्लास अगर एक दिन हो रही है FIP की तो आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है या डेडलाइन मार्क जो है ना वो रखा हुआ है कि हम ये चीज इस वक्त तक कंप्लीट करते हैं। आपने अपने में ही गोल्स बनाने विद इन द वीक। अब विद इन द वीक जो 7 डेज है उसके अंदर भी आप डिफरेंट डेडलाइंस को, टास्क को अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने डिस्कस किया था कि विजन डॉक्यूमेंट और SRS। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपको प्रोजेक्ट का विजन क्लियर नहीं है, मैं पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि फिर उसके अंदर से मोटे मोटे जो कंटेंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
विजन अगर अब तक क्लियर नहीं है, लेट्स से 9 to 10 वीक हो गए और डेफिनेटली आप लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स पे भी काम शुरू कर दिया होगा डेफिनेटली, और क्योंकि आपने तीनों जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 2 वीक्स पहले तकरीबन मिड जो लास्ट वीक हो उससे पहले आपने सबमिट भी करा दिए थे और वो रिसीव भी हो गए जिनके डेडलाइन डेज वाइज। तो आपने यकीनन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज उसकी एसआरएस या रिक्वायरमेंट्स या पॉलिसीज या समझना या उसकी प्लानिंग कर ली। अब विजन के बारे में कहते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट का विजन क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। और मैं क्योंकि हर थर्सडे को यूनिवर्सिटी जाता हूँ, एवरी थर्सडे को मैंने डेडलाइन अपना कोई टाइम रखा क्योंकि मेरी थर्सडे को क्लास नहीं होती है और थर्सडे को मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। और फिर मुझे भी लास्ट वीक ही पता लगा कि मंडे और वेडनेसडे स्टूडेंट्स की के लिए वो मुख्तस कर दिया गया है। इट्स बीन डेडिकेटेड बाय द यूनिवर्सिटी के मंडे और वेडनेसडे को जो स्टूडेंट्स की जो भी उनको कोई काम है डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस से, कोई क्लियरेंस है, कोई लेटर लेना है, तो मंडे और वेडनेसडे के दिन को चूज करें ताकि एक स्पेसिफिक डेज में हो आए स्टूडेंट्स और उनमें उनकी प्रोसेसिंग हो। तो कुछ स्टूडेंट्स की मुलाकात हो जाती थी मेरे से और कुछ एक्स स्टूडेंट भी आ जाते थे। तो अब थर्सडे वाले दिन शाज़ुल नादर कोई स्टूडेंट आता है बुला बसरा हुआ क्योंकि वो अलाउ नहीं होता। तो वैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या जो जो प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट हैं वो अगर उनकी कोई क्लियरेंस है या लेटर है तो शायद मे भी उनको अलाउ कर दें क्लियरेंस के लिए। वैसे मुझे रूल नहीं पता। तो विजन अभी अगर क्लियर नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट सेमेस्टर में मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो अब 8th सेमेस्टर में कोडिंग कर रहे हैं, तो उनका मैं पुरसाने हाल पूछता था तो 9-10 वीक में भी ये कहते थे कि उनके प्रोजेक्ट प्रपोजल की प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स ही क्लियर नहीं अभी हो रहे, ये क्लियरेंस ही नहीं हो रही। तो बात ये है कि ठीक है हम भी ऐसे कर सकते थे, एंड तक लमकाए और आखिरी प्रेजेंटेशन में सब रिपोर्ट सबमिट करा दें। रिपोर्ट तो ये यूज वाली है, बट एक तरीका होता है। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था हमारे कौमी असम्बली के मेंबर है ख्वाजा आसिफ साहब। तो वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई होती है, कोई एथिक होते हैं। ठीक है, अब मैं उनकी आवाज में भी बोल सकता हूँ बट वो मैं नहीं बोलना चाहता, एक अच्छी बात नहीं है। बट टीचर ने जो कोर्स आउटलाइन बनाई होती है, जो शेड्यूल बनाया होता है वीक वाइज, अगर वो उस तरह फॉलो नहीं कर रहे या उसके करीब करीब फॉलो नहीं कर रहे तो फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है, और ये वही बात है कि टीचर कोर्स पढ़ाने लग जाए और कोर्स आउटलाइन ना दे, बच्चों को पता ही ना हो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या अचीव हम करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव और कितने अचीव कर लिए हैं, क्या हमने क्या लर्निंग लेसन लर्न, कुछ भी पता नहीं होता। तो ये गलत बात है, बल्कि ये स्टूडेंट्स की जाती है कि उनको एक पैराडाइम। तो इसीलिए वही बात है कि आप शेड्यूल बनाएं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाएं, जो आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत, जो आपको कुछ समझ थोड़ी बहुत आपको लगी है, तो उसके बगैर प्लानिंग के बगैर चलने का कोई फायदा नहीं। तो विजन जिस तरह आपको याद है, इंसेप्शन और एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन रब प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। रब को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि जो है हमें प्रोडक्ट क्वालिटी की देता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से भी बड़ा स्ट्रांग है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बड़ा स्ट्रांग है। और रब जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड जो है वो रब प्रोसेस मॉडल को फॉलो करती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या यूएमएल की प्रैक्टिसेस को भी रब कहता है कि अगर आपने डिजाइनिंग करनी है, सिस्टम मॉडलिंग करनी है, तो रब बताता है कि यूएमएल को फॉलो करें, यूएमएल की मॉडलिंग या डिजाइनिंग को फॉलो करें। तो बेशुमार रब के आपको पता है कि रब आपने पढ़ा हुआ है, गोल घाल के मैंने पढ़ाया हुआ है, वो 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या रब की करैक्टरिस्टिक्स हैं या रब के जो डायनामिक प्रोस्पेक्ट पे जो फेजेस हैं, उन फेजेस में क्या डेडलाइंस है, क्या माइलस्टोन्स है, क्या आर्टिफैक्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चाहिए हर माइलस्टोन्स के अंदर, फिर आगे प्रोसीड होना चाहिए। फिर रब के जो स्टैटिक पर्सपेक्टिव्स हैं कि वो वर्कर्स कौन से हैं, यानी वर्कर का मतलब है टीम मेंबर्स, फिर फेजेस क्या हैं, फिर उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, फिर वर्क फ्लोज यानी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या है। रब का स्टैटिक पर्सपेक्टिव भी यही कहता है कि कौन से टीम मेंबर किस फेज में, किस एक्टिविटी में, किस सीक्वेंस के साथ, किस टाइम फ्रेम में वो काम कर रहे हैं। ये स्टैटिक पर्सपेक्टिव में 4 पॉइंट्स थे, आपको याद हो। तो रब के बेशुमार और साथ साथ अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा जो रिजल्ट है वो आपको सोने पे सुहागा मिलेगा। तो ये बात नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस है या टेक्निकल टीम बड़ी स्ट्रांग है, तो मैनेजर अगर इनकॉम्पिटेंट है, यानी जो लीड कर रहा है वो इनकॉम्पिटेंट है, तो वो प्रोडक्ट फेलियर की तरफ लेके जाएगा।
तो जो मैनेजर है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए और टीम भी तगड़ी होनी चाहिए, तभी सक्सेस की तरफ जाते हैं। टीम तगड़ी ना हो, मैनेजर अच्छा हो, तो ये काम खराब है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें लेके चलते हैं। तो विजन के बारे में रब ने साफ कहा था कि व्हाट टू डू, करना क्या है। आई होप कि हर एक प्रोजेक्ट को उसका पर्सपेक्टिव, उसका बेनिफिट, उसका मकसद पता लग चुका है कि वो जो भी प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के लिए कर रहा है, ख्वाह वो स्टार्टिंग फ्रॉम अमार का वो सीडीए के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो अपना उस्मान साहब जो हैं वो हॉस्टल के लिए कहानी कर रहे थे, उनका तो हॉस्टल का सिस्टम खत्म हो गया, वो किसी एनजीओ के लिए कोई चैरिटी और डोनेशंस और उनके प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, ख्वाह वो जो कैंटीन के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यूएई के प्रोजेक्ट है, क्या वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, क्या वो किसी बुटीक के लिए कर रहे हैं, क्या वो मलेरिया डिटेक्शन या कोविड के चेस्ट में इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंपनी के लिए कुछ किसी उनकी इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं, खा वो जो रेंटल जो कार सिस्टम है, रेंट के जो भी स्टेप्स हैं, जो अगर मैनुअली तो उसको फिजिकली जाके करना पड़ते हैं, उसको फिजिकली ना जाना पड़े, उनको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही सारा पेमेंट और रिजर्वेशन और सारी चीज़ें, बुकिंग, ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, खा वो वाला सिस्टम हो, खा जो जिस तरह उबर करीम है उस तरह की टैक्सी के लिए टैक्सी जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए एक ऐप बनाई, सोची आ रही है, इट्स अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, अली लोग वो कर रहे हो, और खा वो हैंडीक्राफ्ट वाले हो, ख्वाह वो एग्रीकल्चर के लिए हो, ख्वाह वो बॉडी बिल्डिंग जिम जो एक के लिए सिस्टम बना रहे हैं, वो वाले लोग हों, या एक मेडिसिन कंपनी के लिए कोई उनकी सेल परचेज का कुछ कर रहे हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आध कोई ग्रुप रह गया होगा। तो ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट के करीब शायद डिस्कस कर ली हो, अगर कोई रह गया हो तो माजरत। हाँ, एक आध और है जो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले हैं, और तो आपको उसका सबसे पहले मकसद पता होना चाहिए कि हम ये क्यों बना रहे हैं, उसके अंदर क्या बनाने, मॉड्यूल एक लेना क्यों बना रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट था, क्लाइंट हमसे क्यों चाह रहा है। वो पहले भी तो काम चलाना चाह रहा था ना, ठीक है, उसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, मगर उसका मेन मकसद क्या है। टारगेट ऑडियंस को भूल जाते हैं लोग कि ये जो वेबसाइट है, ये एंड्रॉइड ऐप है, या ये एक सोल्यूशन बनाया जाए, वो किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, वो कौन सी ऑडियंस है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उनके क्या मकासद है और उनके क्या टास्क है जो हमने अचीव करने हैं। आप जो HCI में एक टॉपिक भी पढ़ रहे होंगे, टास्क सेंटर डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, जो टास्क को फंक्शनैलिटी को यानी फंक्शनैलिटी को फुलफिल करती है और उसको फोकस करके बैठती है। तो हमेशा ये देखना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी कौन से वो यूजर्स हैं और उनकी क्या फीचर्स हैं, वो मिस नहीं करने। हम टारगेट ऑडियंस को भूल जाते हैं, और जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो यस सर, आ रही है। ओके जी, मेरे ख्याल से शायद मेरे से क्लिक कुछ गलत हो गया था। तो हमने विजन में, जो विजन का जो भी फॉर्मेट है उसमें डेफिनेटली वो सिस्टम क्या है, मैंने स्क्रीन तो शेयर की भी, अब आ रही है सर। तो हम ये देखना है कि विजन में डेफिनेटली आपने देखा उस इंट्रोडक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर सिस्टम क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उनको हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, प्रपोज सिस्टम, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सारे देखे। फिर उसका स्कोप की चीज़ें आ जाती हैं कि उसके अंदर हमने उस जो सिस्टम हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम क्या काम उनको करके देंगे, वो क्या ऑटोमेट करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, सारी चीज़ देखी। बट उसके साथ साथ विजन के अंदर फिर वो स्टेक होल्डर की प्रोफाइल आ जाती है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइमरी एक्टर कौन से हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी बड़ी ज़रूरी है। फिर उनकी प्रोफाइलिंग आ जाती है। हमने ये बड़ा डिटेल में वूज में काम किया हुआ है, आपको मैंने एक बेस्ट रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट भी शेयर की हुई है, ताकि आप उसके पैटर्न या अगर उसमें कोई मिस्टेक्स है तो उसको भी आप रिजॉल्व करें। फिर आप डेफिनेटली 80-90% से ज़्यादा लोग, जो 23 में से तकरीबन 16-17 लोग जो है
या 18 लोग जो हैं वो क्लाइंट्स के लिए काम करें। बहुत कुछ कम है जो क्लाइंट्स के लिए करें, मगर उनकी प्रोजेक्ट की नेचर भी एक कमर्शियल बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मलेरिया वाले या कोविड डिटेक्शन वाले काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर एक सोल्यूशन एक अच्छा प्रोवाइड करते हैं या उनकी डिटेक्शन या अच्छी है, तो वो जितने जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट कर सकती है और जो पेशेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट कर सकती है, अगर उसको डॉक्टर जो है वेरीफाई करे। डॉक्टर्स जो है जो उसको वेरीफाई करे कि इनकी डिटेक्शन या कितने परसेंट क्लोज है या क्या चीज़ है। मेरी उनसे वो एक सजेशन है कि उसमें जो वो प्रोडिक्शन कर रहे हैं, जिस तरह चेस्ट एक्सरे की कर रहे हैं या कोविड की कर रहे हैं कि उनको वो है कि नहीं है कोरोना वाला, तो उस तरह के 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। तो मेरी उनसे है कि वो परसेंटेज वाइज भी अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट के करीब वो भी निकालें एनालिसिस, और डेफिनेटली वो सिस्टम को ट्रेन कराएंगे और न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हुए फिर प्रेडिक्शन का वो एक बताएंगे कि फाइनली कितना। तो वो साथ साथ इस चीज को भी अगर देखें कि डॉक्टर्स की जो राय है, जो एक्सपर्ट्स है, उसकी उनकी और उनके सिस्टम में जो भी जो उन्होंने प्रोवाइड किया, उनकी जो प्रोडिक्शन एट द एंड हो रही है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी फिर साथ साथ बड़ी बेनिफिट देंगी कि सिस्टम हमें क्या कह रहा है, और अगर डॉक्टर्स की हम राय लें और एक्सरे को अगर वो देखें तो उनकी एक्सपर्टीज क्या है और कितनी परसेंटेज या किस किस लेवल पे है। तो सिर्फ ये कहना ये नहीं है कि है या नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं या ऐसी भी एक आपको एक चीज़ डिपिक्शन में शो हो रही होती है कि क्लोज टुवर्ड्स, आप वो कहते हैं ना टेंड्स टुवर्ड्स, जिस तरह जा रहे होते हैं कि उस तरफ ये शिफ्ट हो रहा होता है। जब एक तरफ कहीं आपका ढलवान या झुकाव एक और होता है तो वो नजर आता है। जिस तरह का टीचर अगर बाइसनेस की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, अगर जा रहा होता है तो वो उनके स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होता है कि यार ये बाइसनेस की तरफ जा रहे हैं। जब कर रहे होते हैं तो पता लग जाता है। तो जब एक ट्रेंड या झुकाव एक तरफ आ रहा होता है तो वो फिर इसी तरह किसी चीज की तरफ एक ट्रेंड आ रहा हो, तो वो एक चीज शो हो रही होती है। तो उस चीज को भी आप देखेंगे, ये चीज है, सिर्फ ये नहीं कि है या नहीं। उसके अलावा ये भी देखें अगर वो लोग हैं ग्रुप में जो सुन रहे हैं, जो मेरे ख्याल से डिटेक्शन वाले हैं जी, वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं मुझे, वो स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यस सर, जी आवाज आ गई जी। तो ये वो पॉइंट भी नोट करें कि सिर्फ है या नहीं को एनालिसिस में एट द एंड शो करना वो सफिशिएंट नहीं। एक होती है टुवर्ड्स उसकी तरफ एक ट्रेंड चल रहा होता है, या टुवर्ड्स ग्रोइंग, सो दैट एक सजेशन भी जाए कि अगर ये स्टेप्स नहीं करेंगे तो फिर ये उसकी तरफ और जाएगा। यानी मेडिकेशन है या उसकी प्रिकॉशंस हैं, या इस चीज़ की नहीं करेंगे तो ये टुवर्ड्स इस तरफ फैल रहा है। अगर करते हैं तो फिर वो रुकता भी है और वापस बैकफायर जिसको कहते हैं वो भी होता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी देखें और एक्सपर्ट्स की राय भी साथ साथ ले लें उस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में कि हमारा ये मशीन लर्निंग के थ्रू सिस्टम ये कह रहा है और एक्सपर्ट्स की राय भी इस तरह ही कह रही है। ठीक है, तो वो बड़ा मैचिंग अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो विजन में फिर आगे जो चीज़ें आ जाती हैं वो सिस्टम के मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स, वो डेफिनेटली प्रपोजल्स वगैरह में, और आप सबको तकरीबन हर दूसरे ग्रुप को, कुछ ग्रुप्स को छोड़ के, क्योंकि कुछ उनका टेक्निकल का था, वो सुपरवाइजर्स से ही उन्होंने फाइनलाइज किया। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 95% ग्रुप्स को मैंने सबको मॉड्यूल्स की गाइडेंस और चीज़ें अपनी तरफ से सजेशन दी। कुछ को चीज़ें मुझे और क्लियर नहीं थी तो वो फिर वो अपने सुपरवाइजर या जिन्होंने उनको आइडिया दिया है वो वहाँ से भी चीज़ें अपनी ले रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर आप उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, और ज़्यादातर जो है वो हाई प्रायोरिटी होती है। लो प्रायोरिटी का तो कोई फीचर होता है जो कम प्रायोरिटी का हो, और आपकी कोशिश यही होती है कि हाई टू लो को सॉर्ट करके और आप अपने मॉड्यूल्स की सीक्वेंसिंग भी ठीक करते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप सेल परचेज का कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेल का मॉड्यूल जो है ना वो पहले ऊपर नहीं आ सकते जब तक आपके यूजर्स और उनके रोल्स और जो आपके सप्लायर्स यानी कंपनी जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपकी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन
फिर एम्प्लॉयज और अगर एम्प्लॉय से जुड़ी हुई कोई परफॉर्मेंस है वो ना हो जाए तो तब तक सेल का सवाल ही मॉड्यूल का आता ही नहीं है लाइन में, जो सीक्वेंस लाइन आइटम है जिसको आप कहते हैं कि इन ऑर्डर। तो आपने ये देखना है कि किस ऑर्डर में वो चीजें आ रही है, उससे पहले क्या आ रही है, उससे पहले सिस्टम के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। आप मुझे खुद बता दें कि अगर आप प्रोडक्ट को रजिस्टर ही नहीं करेंगे उसको सेल कैसे करेंगे। सिर्फ ये मिसाल समझाने के लिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल में जिस तरह ऐड प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट ऐड ही नहीं की सिस्टम में, तो सेल कैसे करेंगे उसको। तो यही बात समझने वाली है जो मैं बात बताता हूँ कि मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल्स तो ठीक है, बट सीक्वेंसिंग भी उस तरीके से करें, उस लेवल से करें कि पता लगे कि किस तरह फ्लो आ रहा है। तो आप विजन बिल्कुल आपको एक आइडिया हो जाता है कि करना क्या है। तो जो एसआरएस है वो आ जाती है हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे। जो एलैबोरेशन फेज है, एसआरएस तो नहीं कहती कि हाउ टू डू इट, बल्कि एलैबोरेशन फेज जिसके अंदर अगर आप एसआरएस और यूज केसेस और फुल एड्रेस यूज केसेस और ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स बनाते हैं, तो एलैबोरेशन कहती है कि हाउ टू डू इट इन द सिस्टम, कि सिस्टम जो आप बनाना चाह रहे हैं वो उसके अंदर करेंगे कैसे, करेंगे क्या। ठीक है, व्हाट टू डू तो हो गया क्या करना है, और हाउ टू डू इट कैसे करेंगे। अब वो कैसे करेंगे जिसमें अगर एसआरएस है, यूज केस डायग्राम, फुल एड्रेस यूज केसेस हैं, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स है, हर एक बनाने के आर्टिफैक्ट बनाने के कुछ असूल हैं, कुछ तरीकेकार हैं। ठीक है, अब वो असूल और वो तरीकेकार को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगे। एसआरएस डेफिनेटली जो रब का एक टेम्पलेट है, ज़्यादातर दुनिया में रब के टेम्पलेट को ही फॉलो किया जाता है, और रब के टेम्पलेट में जो एसआरएस है वो उस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं और बनाते हैं, और अपने पैटर्न ना उठाएं। जो लोग नेट से छापा कॉपी पेस्ट या आर्टिफैक्ट्स उठाते हैं या रिक्वायरमेंट्स उठा लेते हैं या कहीं किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता है वो उठा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, वो पकड़े जाते हैं, वो कॉपी पेस्ट में आ जाएंगे। आपके पास टेम्पलेट्स हैं, आपके पास अच्छी रिपोर्ट्स हैं, आप वहां से आइडिया लें, कॉपी पेस्ट ना करें, आइडिया लें और खुद बनाएं। जब तक आप खुद नहीं करें, अब कॉपी पेस्ट छाप को हैबिट खत्म हो जाएगी कुछ काम करने की। जब हमने कैरियर अपना स्टार्ट किया था, मुझे याद है 2004 में, तो मैंने प्रोफेशनली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, बट 2002 से हमारी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में हो रही थी। 2002 में मैं एसए भी था, स्टूडेंट असिस्टेंट, फिर टीए भी रहा, टीचर असिस्टेंट, आरए रहा, रिसर्च असिस्टेंट, मेरे लेवल बढ़ते गए। पहले स्टूडेंट के साथ मुझे वो उनकी कोर्स और गाइडेंस और लैब्स में लगाया गया, उनके प्रोजेक्ट्स में। फिर मुझे टीए टीचर असिस्टेंट, फिर टीचर्स के लेक्चर्स और फिर उनके साथ उनके सेशन अटेंड और उनके कुछ असेसमेंट कर रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 की बात है, और आई थिंक सो 2001 में भी। तो फिर मुझे आ रहे रिसर्च असिस्टेंट, फिर मुझे प्रोफेसर डॉक्टर्स के साथ लगाया गया रिसर्च लेवल पे, उनके साथ सपोर्ट और उनके साथ उनकी मामलात और कोऑर्डिनेशन। एज अ स्कॉलरशिप होल्डर था मैं यूनिवर्सिटी लेवल में, तो मुझे स्कॉलरशिप के साथ स्टाइपेंड भी मिलता था, और स्टाइपेंड के साथ साथ मैं टास्क भी दी जाती थी कि आप ये अपनी टास्क को भी अचीव करें, और हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जाती थी। तो वो फिर बंदे में शौक और एफर्ट और कॉन्फिडेंस आता है, और फिर वो चीज़ बंदा फिर आगे लेके चलता है। तो बात सिर्फ ये है कि जो टीम लीडर्स हैं जिनके अंदर टीम काम कर रही है, दो अभी छोटी टीम है, बट आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं इसी तरह 3-3 4-4 बंदों की टीम होती है। और आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन चैनल का एक टॉपिक पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक, कम्युनिकेशन चैनल सीसी, जिसमें एक उसका फार्मूला था n into n minus 1 divided by 2, where n stands for the number of persons. It means communication channel shows that when the number of person in a team is increased, the complexity in that team or in that project will also increase. It is directly proportional to the complexity and is directly proportional to the complexity. जब आप number of persons अपनी टीम में बढ़ाते हैं तो आप प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कम्प्लेक्सिटी, दुश्वारियां, मुश्किलात का इजाफा करते हैं, वो हो रहा होता है। और फिर ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर पे कि वो कितना टेक्निकली स्ट्रांग है, वो कितना इंटरपर्सनल स्किल्स उसके अंदर कितनी अच्छी है, वो टीम के इश्यूज को, टीम को कैसे टैकल करता है, टीम को कैसे मैनेज करता है।
स्टूडेंट्स को टीचर्स कैसे मोटिवेट करता है, वो कैसे पुश ऑन करता है, वो कैसे रेगुलरली मोटिवेट कर रहा होता है, उनकी डेडलाइंस कैसे है। तो इसी तरह टीम के अंदर भी तो ये भी आपने अपनी टीम के अंदर करना है। तो SRS डेफिनेटली पैटर्न रब का है, रब प्रोसेस मॉडल, और उसका भी एक फॉर्मेट है, और रिक्वायरमेंट्स से भागे नहीं। रिक्वायरमेंट जितनी अच्छी तरह लिखेंगे SRS के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी पॉलिसीज, उसकी डिटेल मेंशन करेंगे एट्रीब्यूट्स की, उतना ही आपको आगे जाके फायदा होगा डिजाइन में। किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, आपके स्टूडेंट हैं बंगश जो है, जो उसने मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर ये HCI में एक फ्रेज थी कि प्रॉब्लम स्पेस टू डिजाइन स्पेस, ये क्या सर, इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम स्पेस, इफ प्रॉब्लम स्पेस इज क्लियर देन यू विल इजीली डिजाइन योर प्रोडक्ट। तो मैंने उसको ये बताया कि प्रॉब्लम स्पेस का मतलब ही आपका, जब आप एनालिसिस में डोमेन एनालिसिस, डोमेन को स्टडी कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम आइडिया क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, ये मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाना चाह रहा हूँ, आपका विजन क्लियर है, करना क्या है, और जब वो चीज क्लियर हो रही होती है तो तब आप इजीली उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल का मतलब ही ये है कि यूजर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच के बैठा है कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करूंगा फिजिकली नहीं, इन सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आप एप्लीकेशन बनाने चाह रहे हैं, और सॉफ्टवेयर या सिस्टम मुझे कैसे रिप्लाई रिस्पॉन्स देगा। The user is likely to think about that product and how the user is likely to be responded, कि यूजर को कैसे रिस्पॉन्स। तो यूजर का कॉन्सेप्चुअल मॉडल अगर आप क्लियर करते हैं, यूजर का माइंड रीड करते हैं, कैसे चाहता है यूजर, तो वो भी अगर आप क्लियर करते हैं तो आप प्रोडक्ट को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज जस्ट लाइक प्रोटोटाइप। जिस तरह आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल को अपने लेक्चर में देखा होगा, तो वो जब आप अपनी कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिजाइन कर रहे होते हैं, उसका रफ स्केचिंग बना रहे होते हैं, तो लो फिडिलिटी प्रोटोटाइपिंग से आप शुरू करते हैं और उसको हाई फिडिलिटी लेवल तक, फुल डिटेल तक आप उसका मॉडलिंग करते हैं, और उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिजाइन के साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि आपने इंटरफेस लेआउट कौन सा यूज किया, फिर उसमें मेटाफोर्स यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स या यूजर कैसे वो एक्सेस कर रहा है, वो कैसे उसको वो आपने मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन कैसे रखी है कि वो टेक्सचुअल एंट्री भी कर रहा है, या सिलेक्शन बेस्ड है, या वॉइस बेस्ड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन करवा रहे हैं, या नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से आप उसकी आपने इंटरेक्शन उस यूजर की रखी हुई सिस्टम, तो वो भी आप डिटेल में साथ शो करते हैं। तो वो जब आप डिजाइन करते हैं, आप याद रखें कि आपका डिजाइन फेज के एट द एंड आपने प्रोटोटाइप भी बनाना है। प्रोटोटाइप आपने सिर्फ वो पेपर में स्केचिंग नहीं करनी, आपने सॉफ्टवेयर के कुछ मॉड्यूल्स डिजाइन क्लाइंट से एग्री करा के आपने फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध दो मॉड्यूल आपने फुली डेवलप ही करने हैं। ठीक है, तो याद रखें कि आपका डिजाइन फेज के एट द एंड जो है, वो जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका प्रोटोटाइप भी आपने अप्रूव्ड करना है और वो क्लियर करना है। तो एक चीज ये होगी। और रिक्वायरमेंट में अमूमन लोग मिस्टेक्स या गलती ये करते हैं कि रिक्वायरमेंट से भागते हैं SRS से, और SRS में सिर्फ गिनती की 1-2 लाइनें लिखते हैं। तो कंप्लीट डिटेल विद डिटेल इन द रिक्वायरमेंट्स लिखे। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देकर बताता हूँ कि डिटेल इन द रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर ऐड प्रोडक्ट की, कि आपने एक सिस्टम में कोई प्रोडक्ट ऐड करवाना है, कोई भी चीज, वो डिपेंडिंग अपॉन आप अपने जितने भी लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो चाहे इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, चाहे अगर कोई मार्बल इंडस्ट्री के लिए कर रहा है, कोई बुटीक्स के लिए कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई अपनी कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, कोई लेट्स से डिफरेंट जिनके प्रोजेक्ट्स अगर वो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में वो सिंपल ये कर देते हैं कि जी प्रोडक्ट आईडी दे दी, और प्रोडक्ट का नेम और प्राइस और क्वांटिटी, ये 3-4 एट्रीब्यूट लिखते हैं। ये 3-4 एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं है। इसको बैठ के जब आप हर एक फीचर की, और मैं आपको एक बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो ऐड का ही होता है। ऐड का इसलिए होता है कि जो चीज आप उस ऐड की उसमें चीजें लिखेंगे, उसी के मुताबिक फिर वो सर्चिंग क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करें तो
हर एक ने एक ये तरीका अपना लिया हुआ है जो कि गलत है कि एक आईडी दे दी जाती है जी यूनिक, ठीक है, एम्प्लॉय है, सेल है, तो जहां आपने आईडी देने की जरूरत आईडी देंगे, जहां पर आईडी देंगे खुद से, जो आईडी एक आपने एक तरीकाकार बनाया हुआ है कि उसको प्राइमरी की बना के रखते हैं, ऐसा नहीं है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एम्प्लॉय है और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का एक उनको एक यूनिक नंबर या कोड या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जिस तरह आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या एमआर नंबर या मेडिकल रजिस्ट्रेशन एमआर बोला जाता है, तो वो है, तो आप उस पॉलिसी को अप्लाई, जिस तरह वो ऑटो इंक्रीमेंट करके वो दे रहे हैं या जिस तरह उनका एक वो तरीकाकार है। अगर जिस तरह स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होते हैं, एनरोलमेंट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है R1 फॉल या स्प्रिंग, उसके आगे सेशन सेमेस्टर, फिर डिग्री BS है या MSc है, फिर उनका रोल नंबर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जब स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है और वो डाटा आप फिल कर रहे होते हैं या फिल कर चुके होते हैं कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, आपका आपका डिपार्टमेंट कौन सा, आपका प्रोग्राम कौन सा है, आप कौन से टर्म में आ रहे हैं, फॉल में आ रहे हैं, स्प्रिंग में आ रहे हैं, ये सारी चीजें जब आप एक यूजर फिल करता है तो वहां से कंकैटिनेशन करके डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके आगे फिर एक ऑटो इंक्रीमेंट करके 001 है, 002 है, 003 है, वो लिया जाता है और वो उसके वो सारी चीजें की जाती हैं। तो इसी तरह एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो कतन ये इस तरह नहीं है कि बस जो भी चीजें आप कहें जी बस यूनिक एक आईडी दे दी, ऐसा नहीं है। जिसके मुताबिक जिस तरह है उसी तरह ही उसको आईडी दी जाती है और एक यूनिक आईडी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो देखना है कि आईडी यूनिक जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, या क्या तरीका, क्या रूल्स है बिजनेस का, तो वो एक आईडी जनरेट उस तरह की जाती है और उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया जाता है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब यही है कि अगर आप बैकएंड पे जाके उसकी उसकी मेटा डाटा या उसकी उस नंबर को एक अगर ऑटो इंक्रीमेंट करें तो जब भी वो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी या न्यू होगा एक फॉर्म, तो उसको आईडी देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो उसका ऊपर आईडी आ जाएगी और वो उसकी प्रॉपर्टीज पैनल पे अगर आप जाके एडिटेबल फॉल्स कर दें, सेट एडिटेबल ट्रू होता है, उसको फॉल्स कर दें तो उसको एडिट भी कोई नहीं कर सकता। फिर प्रोडक्ट की आप डेफिनेटली नाम है, उसकी आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, उसकी कैटेगरी कौन सी है, पेरेंट कैटेगरी, उसके सब कैटेगरी क्या है, वो किस कंपनी की वो प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या सेट करनी है, कितनी क्वांटिटी हमने ली, अच्छा क्या वाउचर नंबर है जो हमने लेट से पे किया ना, डेफिनेटली हम प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, कोई हमने वाउचर बनाए होते हैं बिजनेस के, कोई रसीदें भी होती हैं, वो क्या वाउचर नंबर है, वाउचर की भी आप एंट्री कर सकते हैं, हर वाउचर की, ठीक है, वाउचर बेस, तो वो कौन सा वाउचर है, वो कितना टोटल बिल बना, हमने कितना कैश दी, ये सारे एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, दोबारा बेशक सुन लीजिएगा, कितना कैश दिया, सारी कैश पेमेंट कर दी या कुछ क्रेडिट भी की, ऐसा भी होता है बिजनेस में। आप जब बिजनेस करते हैं तो सारी पेमेंट आप कैशो कैश नहीं करते, कुछ कैश करते हैं, कुछ क्रेडिट पे करते हैं, यानी क्रेडिट का मतलब है आप उधार ले लेते हैं और बाद में पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की प्रोडक्ट अगर खरीद के लाए हैं, आपने 60-70 हजार अगर आपने कैश दे दिया, बाकी आपका अगर 70,000 है तो 30,000 आपने क्रेडिट उनको देना है, यानी आपके आउटस्टैंडिंग वो पेमेंट है और वो ड्यू है, वो आपने देना है। अच्छा जी, अगर आप अभी ये लेक्चर खत्म हो जाता है तो हम थोड़ी देर में इसका सेकंड सेशन में जनरेट करके साथ ही आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन करेंगे और हम फिर उसमें क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, जो आप भी करंटली कुछ अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें ऐड की मैंने बताई, ये तकरीबन 10, हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्काउंट मिला नहीं मिला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल ऐड में आती है। अब प्रोडक्ट सर्चिंग की बात करें तो सर्च ऑन द बेस ऑफ कोड हो सकता है, सर्च ऑन द बेस ऑफ नेम्स हो सकता है, सर्च ऑन द बेस ऑफ यार ये कंपनी सेलेक्ट करे, इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट है, उसमें प्रोडक्ट आ सकती है, सर्च ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, प्राइस बेस भी हो सकता है, बट वो एक यूनिक रिकॉर्ड नहीं आएगा हमेशा, तभी सर्चिंग प्राइमरी की से इस यूनिक एक रिकॉर्ड आपको एक प्रोवाइड करती है, ठीक है। सर्चिंग है, ठीक है, आप SRS के पैटर्न को बना लेंगे, मगर क्यों एनालिसिस फेज इंपॉर्टेंट है, बाकी फेजेस में से डिजाइन, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो फेजेस होती हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग तो डेफिनेटली
है ही, मतलब फॉरमोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग अगर सही नहीं है तो फिर आप ना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ना उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो एनालिसिस फेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या वजूहात है? रॉजर प्रेसमैन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गुरु या समझ लें ओरिजिनेटर, या जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह हमारे मौलवी अब्दुल हक साहब थे बाबा उर्दू, इस तरह अगर कहा जाए वो कम नहीं है रॉजर प्रेसमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो रॉजर प्रेसमैन कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एनालिसिस फेज। और एनालिसिस फेज के बारे में उसने यही कहा कि अगर एनालिसिस क्लियर नहीं है तो फिर डिजाइन तो होगा ही नहीं क्लियर, और फिर आगे तो आप समझ सकते हैं कि जब डिजाइन ही सही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। तो एनालिसिस फेज में उसने यही कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनालिसिस फेज में स्पेंड करें, और अगर आप एनालिसिस में आपकी रिक्वायरमेंट्स और वो चीज़ें ही क्लियर नहीं हो रही या वो चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर आगे जाने का मकसद है कि वो आप इसी घन चक्र में रहेंगे। और अगर आपने प्रोजेक्ट को सही अंडरस्टैंड नहीं किया, डोमेन को सही अंडरस्टैंड नहीं किया, और उसमें से सही चीज़ें कैप्चर नहीं की, नोट नहीं की, और आपने कच्चा पक्का सा एनालिसिस करके फिर आप आगे मूव करते रहे, तो वो फिर आप दोबारा आपको ख्वारी करनी पड़ेगी, दोबारा फिर आएंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होंगे, और वो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी प्रोजेक्ट की। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो एक फिलॉसफी अंदाज से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, बस सरसरी सा ये पैटर्न देखा, बस एड सर्च एक बना दिया, आगे चल गए। जब वो डिजाइन करते हैं, और डिजाइन फेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो दैट टास्क इज कॉल्ड एज डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग का मतलब है आपने इसके अंदर ER और ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह कर दी। एंटिटीज भी पिक करना एक आर्ट है, और अगर आप SRS आपने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं तो ज्यादातर आपकी एंटिटीज वहां से आ जाती हैं। मैंने आपको ये पहले भी समझाया था। और कुछ एंटिटीज भी आपको सिस्टम में से देखनी पड़ती हैं कि और भी क्या एंटिटीज हो सकती है। डेफिनेटली एंटिटी की डेफिनेशन को लेके चलेंगे, मगर मोस्टली आपको एंटिटीज वहां से जो आपके मेजर मॉड्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉई है, प्रोडक्ट है, सेल है, एक्सपेंस वगैरह है, इस तरह के आपके 8-9 मॉड्यूल्स एंटिटीज मेजर बन जाती है। फिर एक का दुका और भी आपको देखनी पड़ती है कि कोई और मेजर एंटिटी ना हो। और उमूमन गलती ये लोग करते हैं कि जब आप एंटिटीज पिक करके और उनके ER डायग्राम बनाने से पहले हर देखते हैं कि हर एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट क्या होंगे। तो अगर आपने सरसरी तौर पे उसकी रिक्वायरमेंट्स ली हुई और थोड़े से एट्रीब्यूट लिए हुए, तो थोड़े से एट्रीब्यूट लेके आप सेट तो कर देते हैं, मगर जो आप सिस्टम को आगे लेके चलते हैं, जब एट्रीब्यूट्स का इजाफा करते हैं या उसमें चेंजिंग करते हैं, वो आप ER डायग्राम के अंदर जो टेबल्स हैं, एंटिटी यानी एक रिलेशन उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, उसमें इजाफा नहीं कर पाते, और बाज़ वो अपडेट नहीं सही कर पाते। बाज़ आपने जो प्राइमरी की है या फॉरेन की जो बनती है वो आपने सही आइडेंटिफाई नहीं की होती। जब वो सही आइडेंटिफाई नहीं की होती तो होता ये है कि वो रिलेशन वो प्रॉपर नॉर्मलाइज नहीं होते, और उसमें एनॉमलीज आ जाती हैं। और नॉर्मलाइजेशन तो मस्ट इसलिए की जाती है कि एनॉमलीज ना आए, अब डुप्लीकेट डाटा ना आए, और डाटा कंसिस्टेंट रहे, इनकंसिस्टेंसी इन द डाटा ना आए, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें, डुप्लीकेट डाटा ना आए, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। डुप्लीकेट डाटा वो दोबारा वो डाटा शो हो रहा होता है, और इनकरेक्ट डाटा भी बाजू का आ रहा होता है, और ये सारी चीजें मामला हो रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जो है, अच्छा ये स्टूडेंट्स मैंने देखे, अब कुछ 1-2 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल मेरे नज़र ग्रुप पे भी है, इनाम अभी आया था, इनाम अभी इसने ज्वाइन किया है। अभी सोमिया गफ्फार पिछले सेशन में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, वो लेफ्ट कर दिया है अभी, ठीक है। तो और कुछ स्टूडेंट अभी नहीं आ रहे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन है वो सही पिक करें, और उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि जब आप एंटिटीज पिक करें होंगे और वो फिर भी आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे, तो वो एट्रीब्यूट्स अगर नहीं होंगे तो फिर आप देखेंगे यार इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए,
उसकी डेटा टाइप तो एक अलग बात है, मगर एट्रीब्यूट्स ही अगर आपको नहीं पता लग रहे होंगे फिर ये प्रॉब्लम होगी आपको। और फिर आप दोबारा जाएंगे एनालिसिस फेज में, फिर आप जनाब अगर आपने एनालिसिस सही नहीं किया हुआ और आपको पता ही नहीं है, फिर आप क्लाइंट्स के पास जाएंगे, फिर आप रिक्वायरमेंट समझेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, फीचर बाय फीचर, उसकी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन लें, उसको समझें, उसकी पॉलिसीज को समझें, उसका डाटा लें, उसका फॉर्मेट लें, वो क्यों करते हैं, वो क्या वजह है, कौन ऑथोराइज्ड है। हमारे एक सर थे डॉक्टर नवीद इकराम, अभी माशाल्लाह रिफा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब हैं, और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज़ समझाई थी। जब भी हम प्रेजेंटेशन करते थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एसआरएस पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन पता मैं क्या करते थे, वो पूछते नहीं थे कि फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, वो पता ही करते थे। कोई चीज़ पढ़ा कहते व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वो ये क्वेश्चन करते थे। अगर आप इनके जवाब देना शुरू कर देना तो आपको लग समझ आए, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, वो यही बस सवाल करते थे, क्यों, वजह। तो ये जो हाई, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सवाल जो है ना, ये कोई आसान नहीं है। तो आप इस चीज को समझा, वो उसी में पता लग जाता है। अब जब पूछ रहे हैं व्हाई, ठीक है, व्हाई, तो फिर वो आप उसकी रीजनिंग देते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। हाउ, कैसे पॉसिबल है, क्यों है, व्हाट। तो ये सारी चीजें आप जब सवाल के जवाब देना, व्हाई, व्हेन, व्हाट, बस ये जब आप प्रेजेंटेशन करें तो दूसरा आपसे जब सवाल पूछे ना, तो फिर यही पूछे उस चीज के बारे में, व्हाई, व्हाट, वेयर, वाउ, हाउ है, व्हेन, यही वो पूछते थे, और वहीं से पता लगता था कि किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितना दे रहा है। अगर आपने पूछा जी बस आप एक्सप्लेन कर, अब ये नहीं है कि आप जो भी टीचर पढ़ा रहे हो आप उसको बस इसी तरह कर दे, उसको उसका पैमाना या उसका लेवल देखने के लिए। कभी आप ट्रिकी मोड में कर सकते हैं कुछ, कि सर की वगैरह बात याद आ जाए, देखते हम कि कितनी तैयारी है या कितनी एक्सपर्टीज है या कितनी उनको डिटेल इस चीज की पता है। तो वाई और हाउ और व्हाट और ये सारी चीजें, व्हेन, ये सारी चीजें लगा के फिर आपको पता लगता है कि टीचर आगे पीछे कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये क्या चीज दे रहे हैं। तो ये भी एक उनकी ट्रिक थी, और वो हमें उन्होंने फिर बताई थी। इस चीज से तैयारी का पता लगता है। अगर आप सिर्फ लकीर के फकीर होके एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, आपको उसकी समझ बूझ हो ना, आप एक्सप्लेन कर सके ना, आपको रीजनिंग आए ना, आप उसे कोई रिलेट कर सके, तो कुछ ना पता हो, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह आप एट्रीब्यूट वाइज पिक करेंगे, और अगर आप नहीं सही पिक कर रहे तो जब आप एंटिटीज आप आइडेंटिफाई करें, उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करें, वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। वहां पर कहते हैं कि यार इसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, इसमें कौन कौन से हैं, क्या चीज है। फिर आपको वहां पर जब आप उसके अंदर प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और फिर दूसरे टेबल्स के साथ उसके रिलेशन और उसकी फॉरेन कीज वगैरह देखिए, फिर आपको समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए हर एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स को अच्छी तरह पिक करें। तो आई होप कि ये और कोशिश करें कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद से लिखें कि सिक्योरिटी में क्या क्या वो चीज़ें हैं, या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में परफॉर्मेंस किस तरह होनी चाहिए। वो सिर्फ जुबानी किताबी बातें नहीं होनी चाहिए कि सिस्टम मस्ट परफॉर्म इन 2 to 3 सेकेंड। वो फिर आपको उसका इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए कि 2 to 3 सेकेंड में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कि वो आप क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, या आपने इंडेक्सिंग अप्रोच यूज किया है, या आपने डाटा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा आप अप्लाई करेंगे, या आपने प्रॉब्लम को बड़ा अच्छा ब्रेक डाउन किया है, या आप कोडिंग की प्रैक्टिसेस और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, या आप आर्किटेक्चर या एमवीसी या एंटायर आर्किटेक्चर बड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और नॉर्मलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, नॉर्मलाइजेशन आपने बड़ी अच्छी की। ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी मैटर कर रही होती हैं क्विक रिस्पांस में। तो क्विक रिस्पांस तभी आएगा जब आप ये सारी चीजें, ये सब स्टेप्स करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं की होगी तो उसका इन क्विक रिस्पांस पे भी इफेक्ट होगा, और इनकरेक्ट डाटा भी होगा, और वो सारी चीजें रह जाएंगी, ठीक है। आपने एल्गोरिथम्स या डाटा स्ट्रक्चर्स आपने अच्छी तरह यूज नहीं किया हुआ, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है उसका रिजल्टेंट जो है, या उसका रिजल्ट जब ड्राइव होके आ रहा होता है, तो उसमें टाइम लगेगा और वो
रिस्पॉन्स देगा। तो अभी आपकी एप्लीकेशन छोटी होती है और डाटा थोड़ा सा पॉपुलेट आपने किया होता है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो जब आप बल्की डाटा हो या न्यूमरस डाटा हो या ह्यूमरस हो या आपके मिलियंस में रिकॉर्ड जाए, फिर क्या होगा, फिर ये किस तरह इफेक्ट होगा, फिर तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो हर तरीके से ये लेवल पे सोचना होता है। तो कोशिश ये करें कि जो लोग क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, वो जाएं, वहां पर जाएं और वहां पर एक एक जो फीचर है या आप समझ ले मॉड्यूल्स हैं, उनके जो सब फॉर्म्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बैठ के नोट करें, डाटा लें, इंक्वायरी करें, तरीकाकार देखें क्या है, उनकी रिपोर्ट्स उनसे लें, उनके पैटर्न उनसे लें। अगर ये इनाम साहब भी, अगर वो बड़ा अच्छा एक आइडिया मैंने दिया था, वो हमारी यूनिवर्सिटी की वो ज़रूरत भी है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है हर एक के, वो अगर नेटवर्क पे वो सारे सिस्टम जब अटैच हो जाएंगे तो एप्लीकेशन भी जुड़ बन जाएगी, हम उसको सर्वर पर रख देंगे और सब लोग जो है उनसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे और वो डाटा जो है वो जो जिसका जो भी रोल है वो प्ले कर रहा होगा। तो वो जाए, वो देखे एक्चुअल डायरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे मैनुअली वो चीज चलती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो नोट करते हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट आ रहा होता है कहाँ से आता है, किस तरह जाता है, वो कहाँ से टू एंड फ्रो मोशन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, फिर वापस होके आता है तो फिर किस तरह जाता है, उसमें फ्लॉज क्या है, उसके फ्लॉज से वो सिस्टम में इंप्रूवमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर डॉक्यूमेंट भेजा है ना, वो डॉक्यूमेंट जाएगा, फिर मेरे पास मुड़ के आएगा, फिर जाएगा, तो ये एक हर्डल है, ये बार बार वो स्टेप रिपीट हो रहे होते हैं। तो जो अगर हम इसका एक वर्क फ्लो सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जाना है, वो वहां से नेक्स्ट स्टेप लेवल जाएगा। अब ये क्या बात है कि जी मैंने अगर रिजल्ट भेजा है टू हायर अथॉरिटीज, या मैंने अपना एक कोई केस भेजा है, अपना कोर्स सब्जेक्ट का बिल अमाउंट भेजी है, तो वो एक स्टेप होने के बाद एक स्टेप, मसलन अगर उसमें 4-5 स्टेप्स है, एक स्टेप होने के बाद फिर वो उस ऑफिस से फिर मेरे पास आता है और फिर मैं आगे एक और, ये नहीं होता। वो हर स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे लेयर पे जा रहा होता है, नेक्स्ट लेयर पे अपर लेवल पे जा रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज देखनी है कि मैनुअली किस तरह काम हो रहा है। मैंने तो एक्सप्लेन कर दी, उनको भी समझ आ गई, मगर जाके वो देखे मैनुअली क्या है, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको नोट करे, उसमें से फ्लॉज निकाले, उसको सिस्टम में जब कन्वर्ट करना है उसमें से वो स्टेप्स ठीक करने हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी पॉलिसीज प्लस और कुछ चीजें, वहां से जब वो लोगों से, डिपार्टमेंट के हेड से या जो डायरीज को लेके चलते हैं उनसे वो देखेगा या पूछेगा, तो उसको और नई चीजें मिलेंगी सीखने को, लर्न करने को सिस्टम में डालेंगे। ठीक है, तो ये तो काम उन स्टूडेंट का भी होता है, सुपरवाइजर भी स्टूडेंट्स पे भी छोड़ देते हैं कि थोड़ी सी खुद भी एफर्ट करें। वो मैं एक बड़ा मशहूर मुहावरा है और मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए कहता हूँ, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सुपरवाइजर स्टूडेंट को ढूंढ ढूंढ के अगर कह रहा हो भाई ये कर लो, ऐसे कर लो, तुमने किया ये डाल दो, ये तो गलत कर रहे हो, स्टूडेंट पूछे रहे, तो फिर ये क्या बात है। स्टूडेंट खुद सुपरवाइजर के गए, सर ये चीज मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, ये चीज बताएं कि ये है, ऐसे करूँ, ये बताए ये क्या है। अब कोई पूछे ही ना, किसी को लिफ्ट ही कोई ना कराए। मैं मिसाल समझाना चाह रहा हूँ, तो ये मुहावरा बहुत लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि जो तलबगार होता है ना वो खुद जाता, जो नीडी होता है ना वो खुद जाता है और वो खुद बढ़ता है। ठीक है, जिसको तलब ही ना हो, जिसको कोई जरूरत फील ना हो, तो बस फिर वो इसी तरह ही बैठता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम इस टॉपिक के सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है हमने रिस्क मैनेजमेंट और यूज केस डायग्राम और फ्लूइड यूज केसेस की चीज़ों को डिस्कस करना है, और उससे नेक्स्ट वीक में आपने एनालिसिस की जो भी रिपोर्ट है कंप्लीट वो सबमिट करानी है, और वीकेंड के एंड पे फिर मैं उसके एनालिसिस की प्रेजेंटेशन बनाएंगे और रिपोर्ट भी सेंड करेंगे। रिपोर्ट में जो पिछले डॉक्यूमेंट हैं जो आपने सबमिट कराए और ये जो नेक्स्ट जो है विजन एसआरएस, यूज केस डायग्राम, फुल यूज केसेस और रिस्क मैनेजमेंट को भी हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर जो है ना वो आपने सारे पे एक फॉर्मेट में बना के एट द एंड नेक्स्ट वीक में सबमिट कराने हैं। तो ये जरा तेज हाथ चलाएं और जो इस वीक में एसआरएस कंप्लीट कर लेते हैं वो अपने नेक्स्ट वीक में जो यूज केस डायग्राम, फुल यूज केसेस वो शुरू करके और उनको भी कंप्लीट करें। और अगर कोई गलतियां हैं, कोई कमी बेशियां, कोई पूछना है, वो चीजें भी पूछते रहा करें, वॉइस नोट करके या मैसेज करके। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ पर अपना अगर कोई चीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है,
किसी टॉपिक से या किसी कॉन्सेप्ट से कि सर इसका क्या मतलब है, ये इसमें हम क्या लिखें, या कोई अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई चीज़ कोई पूछना चाहता है, जो भी ग्रुप मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं या यहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा पूछ सकते हैं गाइडेंस के लिए। जी जनाब। जी एनीवन? जी आई थिंक सो मेरी आवाज़ सबको आ रही है और मैंने क्यूरी पोस्ट की है, कोई किसी ने कोई चीज़ पूछना हो। सब ठीक चल रहा है? जी 1 by 1। जी अली जी, इनाम ठीक चल रहा है। इनाम आप विजिट करें यूनिवर्सिटी, वहाँ से डिपार्टमेंट में मंडे और वेडनेसडे है ना, या मंडे वाले दिन या वेडनेसडे, आप वेडनेसडे आ रहे हैं, वेडनेसडे को लाजमी जाएं, थोड़ा सा टाइम लगाएं कि मैनुअल डायरी सिस्टम क्या होती है, कैसे होती है, जाके पूछे। ठीक है, वो बेसिक स्टेप मैंने आपको चीजें बताई ऐसी होती है, बट थोड़ा सा आप देखें फिर उसमें से क्या क्या चीजें वो नोट करता है, क्या वो नोट करवाता है, वो आपको हेल्प आउट करेगी सिस्टम में भी कि कैसे वो टू एंड फ्रो नेक्स्ट पे जाना है, और उसका डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली उसकी लॉग रिकॉर्ड भी होती जाएगी कि कौन सा बंदा रिसीव कर रहा है, उसके साथ साथ वो सारी चीजें। क्योंकि देखें ये तो सॉफ्टवेयर में हो रही है ना, अब सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं मगर वो साथ साथ वो जो हार्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो आ नहीं रहा, तो वो फिर रोला हो जाएगा ना, वो कहेगा यार मेरे पास तो लॉग में आ रही है मगर मेरे पास फिजिकली पहुंचा ही नहीं है। तो ये चीज भी साथ साथ ट्रैकिंग में साथ होनी है कि तो थोड़ा सा और भी चीजें आपको लर्निंग मिल जाएंगी, कुछ और फीचर्स मिल जाएंगे, कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा टाइम लगाए। एंड साथ साथ मैं उनको भी बताता हूँ जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो लड़के अकाउंट्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए, सैलरी और उसके लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगाएं एक एक चीज को, वहां से रिक्वायरमेंट जब चीजें क्लियर करेंगे तो समझ आएगी। जी अली ठीक चल रहा है? अली अली हसन? यस सर। अली साहब से रब्ता हुआ है? अली हसन और अली साहब से रब्ता हुआ? अली साहब से कोई चीजें और क्लियर? जी सर, मैंने उनको मैसेज किया था, उनको डिटेल बताई थी, उनको डॉक्यूमेंट्स भी अपने सेंड किए हैं, प्रपोजल और जो अभी एसआरएस पे काम कर रहे हैं वैसे, लेकिन मैंने उनको सेंड किया था जितना बना हुआ था। फिर फीडबैक आया कोई? साथ उनको मैंने क्लाइंट का भी थोड़ा बहुत कहा था कि क्लाइंट्स का क्या मतलब, किस तरह हम डील करेंगे। फीडबैक वो कह रहे थे कि अभी थोड़े दिन के लिए वो बिजी हैं, तो कह रहे थे कि इंशाल्लाह आपको मैं फ्राइडे तक जो है ना बात करवा दूंगा या आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है। अच्छा अपना कासिम यहाँ पर लेक्चर पॉज कर देना, बेशक आप जनरेट कर दें, मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो ये बेशक रहने दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर खैर है।